Next is electric field due to a point charge. तो फॉर्मूला बन गया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है Q, और ये हमारे पास डिस्टेंस है R। इस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू दिस वन। फिर आ गया फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F इज इक्वल टू क्यू ई। सिक्स्थ, सुपरपोजिशन of electric field due to multiple source charges. So let's say again we are having two electric fields and ये कैसा क्वेश्चन हुआ? सारे सॉरी, इसका आंसर नहीं है मेरे पास। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर टू E1 E2 cos थीटा। ओके, उसके बाद ठीक है, ये हो गया। अब आ गया डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आई थिंक वो रह गया, नहीं रह गया डाइपोल मोमेंट। पहले डाइपोल मोमेंट, सो P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, बेटा फटाफट लिख लो, क्वेश्चन करने हैं। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो माइनस Q प्लस Q P वेक्टर। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो E एक्सियल इक्वल्स टू 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब फॉर शॉर्ट डाइपोल एंड E इज इक्वल टू, दूसरा फॉर्मूला याद है क्या था? एक बड़ा सा शॉर्ट डाइपोल R स्क्वायर, नहीं वो तो इक्वेटोरियल में आया था। इसमें आया था R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की, चेक करो, आई थिंक R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर था, का क्यूब पता नहीं। क्या था बताओ? P इंटू 2। अब हाँ जी, होल स्क्वायर, हाँ ओके, 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया एक जनरल फार्मूला। शॉर्ट डाइपोल मैंने पहले लिख दिया क्योंकि हम मोस्टली वही याद करेंगे। ओके, अब इसमें और क्या था कि डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। उसके बाद आया ई इक्वेटोरियल, तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब फॉर शॉर्ट डाइपोल। अच्छा पूरा लिख दें, 8 और 9, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसका था ई इक्वेटोरियल इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ये था शॉर्ट डाइपोल। और दूसरा फॉर्मूला था इधर की जगह आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, हाँ 3/2 तो था, ऐसे ही था मेरे साथ, ऐसे ही था, ऐसे ही था, क्योंकि ये स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया और 3 रह गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is anti-parallel or is opposite to direction of dipole moment। 10, फिर हमने किया टॉर्क। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड, अच्छा एक चीज़ और रह गई, वो क्या थी, इन दोनों में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल। तो ये था ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल फॉर सेम if point is placed at same distance। इलेवन था टॉर्क। टॉर्क एक्सपीरियंस on dipole placed in uniform electric field। So torque is equal to PE sin theta and torque is equal to P cross E। ठीक है, इसके केस आए थे टॉर्क मैक्सिमम एट थीटा इक्वल्स टू T maximum 90, T minimum at theta equals to 0 डिग्री। फिर आया वर्क डन, वर्क डन ऑन डाइपोल टू रोटेट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पीछे देख के बताइए आ रहा है तो मुझे पता है ये तो तो वर्क डन को हम बोल देंगे पोटेंशियल एनर्जी U
इज इक्वल टू माइनस पी ई। अच्छा बोल क्या था फिर, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, थीटा वन नहीं, और फिर था एक u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा इफ थीटा वन इज 90 डिग्री, और u था माइनस पी डॉट ई। हाँ, पी डॉट ई, देखो लिखो पी डॉट ई, ये भी हो गया। इसके बाद इसके बारे में बात करनी थी कि पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, नहीं नहीं नहीं, तीन केस थे ना हमने किए। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, 0, उसकी वैल्यू आती थी u इज इक्वल टू माइनस पी ई। क्या हो गया, cos 0 1 हो गया ना। फिर हमने किया था u0 एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर हमने किया था u मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, u इज इक्वल टू प्लस पी ई, ये किया था। याद है कुछ आ रहा है होपफुली। ये भी फर्स्ट चैप्टर है, नहीं नहीं, यहाँ फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड यूनिट के इतने फॉर्मूले लिख से, फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर के भी इतने सारे फॉर्मूले होंगे। फिर सेकंड यूनिट इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले आएंगे। फिर थर्ड आएगा मैग्नेटिक फील्ड, वो सबसे ज़्यादा फॉर्मूले आएंगे। फिर उसके बाद आएगा ऑल्टरनेटिंग करंट, वो मेडिकल वालों को सबसे फेवरेट होगा, वहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सारे फॉर्मूले आएंगे। फिर आएगा रे ऑप्टिक्स, उसमें वो अपने आप में फॉर्मूलों से भरी हुई है। फिर आएगा वेव ऑप्टिक्स, उसमें कम फॉर्मूले आएंगे। फिर फॉर्मूले आगे कम हो जाएंगे, बस फिर इतने ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए कह रहा हूँ साथ साथ में करते जाओ। ये अगर साथ साथ में करते जाओगे फिर इजी रहेगा, लेकिन नहीं तो बहुत प्रेशर आ जाएगा दिमाग पे। ओके, ये हो गया 12.13। अब टॉर्क खत्म हो गई, पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गया। पोटेंशियल की बात क्या था, हाँ फ्लक्स ही था मेरे हिसाब से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, राइट, या फिर ई ए कॉस थीटा, फ्लक्स का फॉर्मूला। चलो लिख लो, ऐसे लिख लो, ई डॉट डी एस की इंटीग्रेशन, ये भी फ्लक्स होता है, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये फ्लक्स भी होता है, याद रखना, फ्लक्स इज इक्वल टू दिस इक्वल टू दैट। हाँ, अब आ जाएगा। अच्छा, वो लिखने से पहले आपको वो पता होना चाहिए लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटीज क्या होती है, मतलब हम एक एक करके लिखेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू, हाँ इसको ऐसे याद रखना, लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो क्यू बाई एल, लेकिन याद ऐसे रखना है।
यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। ठीक है, और तीसरा आता नहीं है, चलो लिख लेते हैं, हमारे है नहीं वो सिलेबस में। वॉल्यूम, यस, सो Q इज इक्वल टू रो वी। इसके बाद आ गया एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, तो वहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइटली लाइन चार्ज। मैं बताती हूँ सर, मैं भूल गया। E इज इक्वल टू क्या क्या क्या, ये क्या, नहीं नहीं नहीं, टोटली रॉन्ग। लैम्डा पॉन, हाँ वैसे हमने ऐसे भी लिखा था, 2 लैम्डा पॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। हमने कहा था उसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, 2 लैम्डा पॉन 4 पाई, और यहाँ से हमें ये पता लगा कि एग्जैक्टली ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन शीट ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे आ गया E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से ये पता लगा कि E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। और यहाँ से हमारा एक सब केस भी आया था, फॉर 2 पैरेलल प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज हैविंग सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अगर हमारे पास दो प्लेन शीट पैरेलल शीट्स होंगी, तो अगर तो वो ऐसे होंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे भी, तो E ज़ीरो आएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा पॉन, यहाँ से याद कर लेना 2 पॉन एप्सिलॉन, यहाँ पे सिग्मा पॉन एप्सिलॉन। ठीक है, ये है हमारे पास लाइक चार्जेस, और यहाँ पे सिग्मा सिग्मा, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे E की वैल्यू 0, और यहाँ पे E की वैल्यू सिग्मा पॉन एप्सिलॉन। एटीन्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सफेरिकल प्लेन हॉरोसफेरिकल चार्ज, तो उसमें E का आंसर आउटसाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R square, E on surface 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon capital R square, E inside इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ग्राफ इसका था, अच्छा तीनों का ग्राफ, तो
तो हमारे पास है ई आर ई आर ई आर। तो यहाँ पे हमारे पास था ऐसे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इनसाइड ये सरफेस और ये आउटसाइड। किसमें? यहाँ पे ये था हमारे पास इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ये हमारे पास है प्लेन शीट ऑफ चार्ज, और ये हमारे पास था हॉलो स्फेरिकल चार्ज। तो बेटा ये सारे फॉर्मूले हैं फर्स्ट चैप्टर के। कौन सा? वो 21 होते हैं शगुन के, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये। ये तो हो गया ना पहले वाला? नहीं नहीं, क्वेश्चन तो करवाने हैं। ओके, एक इम्पॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये, वैसे मैंने ये डीपी में डाला हुआ था। हमारे पास यहाँ पे एक ऑयल ड्रॉप है और उसमें 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, और ये एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है 2.55 इंटू 10⁵5, और ये एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है 2.55 इंटू 10⁵5, राइट। आपको बताना है कि इस ड्रॉप का रेडियस, ये यहाँ पे स्टेशनरी में है, सो ऑयल ड्रॉप इन स्टेशनरी पोजीशन। तो आपको ये बताना है कि ऑयल ड्रॉप का रेडियस क्या होगा। एक ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी पड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में। पहले तो आपको ये सोचना है कि एक ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी कैसे हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसके बाद जी हाँ बेटा सोचो, वी आर हैविंग सम इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डाउनवर्ड होगी या अपवर्ड होगी ताकि ये स्टेशनरी में रहे, ये सोचना है आपको। कोई भी एक बना के सोच लो। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होगी तो सोच लो क्या होगा, सोचो क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड है, ये तो श्योर है ना, यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड है mg, तो इसको अपवर्ड जाना है, इसको अपवर्ड जाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होगी, अपवर्ड को कि डाउनवर्ड को? अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड होगी तो इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज मूव ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड होगी तो इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड आएगा, तो mg पहले डाउनवर्ड आ रहा है, तो फिर रेस्ट में तो ये रहेगा ही नहीं। हमें तो इसकी फोर्स को दूसरी फोर्स के साथ बैलेंस करना है। अब यही तो गलती करते हैं बच्चे सोचते हैं कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर गई इसलिए ये ऊपर गया, और ये ऊपर गया mg नीचे आया तो ये बैलेंस हो गया। ये इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भेजोगे तो ये नीचे आएगा, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को भेजोगे तो तब ये ऊपर जाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बार डाउनवर्ड आएगी, ऐसे आएगी, फिर उल्टा होना था, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चलो ये समझ में आ गया।
तो अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो ऊपर को लगेगी। कितनी फोर्स लगेगी ऊपर को? फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? कितनी फोर्स लगेगी बोलो, ये तो अब तो याद होना चाहिए यार। क्यू ई, चार्ज के ऊपर जो एक चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है उसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है? हमेशा क्यू ई लगती है, तो इस पे फोर्स लगेगी क्यू ई। तो एक फोर्स अपवर्ड जा रही है, एक फोर्स डाउनवर्ड आ रही है, दोनों को हम इक्वल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और दी, मैं शायद आपको भूल गया कहना, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द ऑयल भी दी हुई है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी भी दी हुई है आपको 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो अभी प्रॉब्लम ये है कि आपको कंफ्यूजन है यार रेडियस क्या करें, रेडियस कहाँ से आ गया। तो जब उसने स्टेशनरी कह दिया ना, पहले तो आप ये बात तो पक्का ही फाइनल है कि ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे। स्टेशनरी का मतलब ये है कि डाउनवर्ड एंड अपवर्ड फोर्स इक्वल होंगी, तो हम लिख देंगे क्यू ई इज इक्वल टू एम जी। लेकिन अब अगर हम इसको सॉल्व कर भी लेंगे तो रेडियस तो फिर नहीं आ रहा कहीं पे, क्या आ रहा है? यहाँ पे आपको कहीं रेडियस दिख रहा है किसी किसी वेरिएबल में? मास में मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट? और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखो अब जब आपको घर जाके करना है ना तो ऐसे करना है जैसे मैं करवा रहा हूँ, टाइम बचेगा और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है, अभी देखो Q की वैल्यू क्या है, अभी हमें सारा कुछ सॉल्व करना है। हमें R नहीं होगा, यहाँ पे R पे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, लेकिन हमें R के अलावा रो भी चाहिए, G भी चाहिए, E भी चाहिए और Q भी चाहिए। तो पहले Q की बारी बात, तो Q कितना होगा? नो, Q का फॉर्मूला, फॉर्मूले पे जाओ। एन ई, क्यू है, हाँ यस, एन ई। तो एन की वैल्यू 12, ई की वैल्यू 1.6 10 रेज टू पावर -90। हो गया, क्यू क्यू सॉल्व हो जाएगा। ई गिवन है, ये भी सॉल्व हो गया। अब मास की जगह हम ये लिख देंगे, लेकिन अगर ये लिखेंगे तो सारी वैल्यूज हैं, आर है नहीं है, लेकिन वही तो पता करना है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन मार्क। रो है, यस रो हमें दिया था 1.26, लेकिन ग्राम में दिया हुआ है। अब सोचो आपको ग्राम में चलो चलेगा या फिर आपको इसको केजी में लेके जाओगे, बोलो। तो आपके पास Q जो है वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ा करेगा। E की वैल्यू जो होती है, E किस में आता है आंसर? न्यूटन, न्यूटन पर न्यूटन, और न्यूटन ऐसा ही यूनिट है। अगर आपको याद हो तो न्यूटन मतलब फोर्स होता है ना, और फोर्स होता है लाइक मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स, तो न्यूटन में मास आता है, मतलब कहने का मतलब अगर न्यूटन आ गया तो इसका मतलब केजी भी आ गया कहीं ना कहीं। तो आप इसको ग्राम में नहीं छोड़ सकते, आपको इसको केजी में लेके जाना पड़ेगा। तो कितना आएगा? तो केजी में ले जाओ, ग्राम को केजी में 10 रेज टू पावर -3। लेकिन नीचे सेंटीमीटर क्यूब भी पड़ा हुआ है। अब सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाना है कि रहने दे सेंटीमीटर में? क्यों लेके जाना है मीटर में? कहाँ पे आएगा ऐसा यूनिट? हाँ मतलब बिल्कुल लेके जाना है। क्यों लेके जाना है? बिकॉज यहाँ पे जी पड़ा हुआ है। जी की वैल्यू आप लोगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर आ रहा है यहाँ पे, तो आपको मीटर में ही जाना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर के मीटर बना दिए, एक सेंटीमीटर में 10 रेज टू पावर -2 मीटर, और उसकी पावर -3 थी, तो -3। ये हो गया रो की वैल्यू। अब आ गई जी की वैल्यू, ये हमें पता है 9.8, 10 ले लो, इजी हो जाएगा। ये आ गया, ये करना है आपको अनिका, ठीक है? जब घर जाके रेड करना है ना, जब सुबह पढ़ना है, जब भी पढ़ना है, तो या ये पहुंचना है बस। जब ये हो गया तो बात खत्म, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, उसके लिए सेपरेट टाइम निकाल लो, सैटरडे संडे ऐसे कर लो। यहाँ पे लिख के ना रेड पेन ले लो, और रेड पेन से इसको एक बार सर्कल कर लो, ताकि आप जब सैटरडे को टाइम मिलेगा या संडे को टाइम मिलेगा तब आपको वो रेड पेन एकदम दिख जाएगा कि अच्छा मैंने ये सॉल्व नहीं किया था पूरा। उस टाइम पे कर लेना, ठीक है? पहले नहीं करना है उस दिन, जिस दिन आपको फोकस कर रहे हो सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर, उस दिन नहीं। नहीं तो आप दो क्वेश्चन करोगे, फिर आपको गिल्ट फैक्टर आ जाएगा, यार मैंने किया भी नहीं कुछ, सुबह भी उठी मैंने सारा कुछ, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन नहीं कर पाई हूँ। इसलिए तब नहीं करने हैं, ठीक है? ओके बेटा, डन, क्लियर है? तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है? ये ऑब्वियसली ये थोड़ी जो कैलकुलेशन है ये टाइम लेगी, क्योंकि आपको आर क्यूब निकालना पड़ेगा, फिर क्यूब रूट करना पड़ेगा।
राइट। लेकिन उस दिन नहीं करना, जैसे ना आपको कंसेप्ट करने हैं ना, उस दिन नहीं करना ये वाला काम। सर्कल कर लो, रेड पेन या मार्कर होगा या हाईलाइटर होगा, वो कर लो, वो रख दो, और जिस जब फ्री हो गए तब कर लेना ये वाला टाइम। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और देखता हूँ, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत एनसीईआरटी में है, ये वाला क्वेश्चन है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक चार्ज है ए, और यहाँ पे है बी, और यहाँ पे एक है सी। सी जो है वो अनचार्ज है। ए के पास जो चार्जेस हैं मान लीजिए वो है 6 × 10⁻⁻⁻⁶ कुलम, 6 माइक्रो कुलम। बी के पास भी चार्ज मान लीजिए सेम ही है, इतने। ठीक है, हाँ, मतलब ये सफियर है, बट इट्स काइंड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज इसलिए क्योंकि इन दोनों, अच्छा मान लो ये सफियर ही है, आपको उसने टोटल चार्ज दे दिया, तो आपको वो सिग्मा ए वाला काम नहीं करना, क्योंकि उसने बता दिया आपको टोटल चार्ज इतना है ना। अच्छा, अब इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो लेट से है 3 मीटर। ठीक है, आपको दो काम करने हैं। पहले तो ऑब्वियसली एक सिंपल सा काम है, आपको ये बताना है कि इन दोनों में कूलम फोर्स कितनी होगी, एफ ए बी कितनी होगी, तो वो तो आप आराम से निकाल लोगे, है ना। आप निकाल लोगे, आप कहोगे कि मैं लिख दूँ, फाइंड कूलम फोर्स बिटवीन ए एंड बी। एक तो ये करना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो ये है, अब ध्यान से सुनना। आई डोंट नो अपने शायद स्कूल में आपको क्लास में करवाया कि नहीं, लेकिन ये हर बार क्वेश्चन करवाते होते हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा, वो कहेगा कि सी को आपने ए के साथ टच करवाया, फिर अलग कर दिया, फिर सी को बी के साथ टच करवाया, फिर अलग कर दिया। अब बताओ ए और बी में फोर्स कितनी आई। ठीक है, तो पहले मैं स्टेटमेंट लिख दूं। सो स्टेटमेंट कुछ ऐसे है, इफ सी इज टच्ड विद ए and then removed, then C is touched with B and again removed। तो अब बताओ, फाइंड फोर्स बिटवीन ए एंड बी। अब कितनी फोर्स आएगी, सेम आएगी, अलग आएगी, क्या आएगी, तो वो बात करते हैं बाद में। पहले का आंसर निकाल लेते हैं। अच्छा, एक और बात, एक और क्वेश्चन भी है, वो भी सिंपल है। वो कहेगा कि मान लो ये दो चार्जेस से इनके चार्जेस को डबल कर दिया गया, चार्जेस को डबल कर दिया गया, और इन दोनों के डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया। ध्यान से, गलत बोल रहे हो, डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया। तो अब बताओ एफ ए बी कितना आएगा। तो पहले दो पार्ट आप कर, थोड़ा सा 2 मिनट लो और सोचो, मुझे बताओ क्या करो। पहला पार्ट तो इजी है, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे पार्ट में क्या करोगे, कर सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा अगर स्मार्टली सोचो उन्होंने क्यों कहा है। पहले तो आप एफ ए बी निकालोगे, 1/4πε0, ये दो, 6 × दिस डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 का स्क्वायर। तो ये चलो यहाँ पे मैं फटाफट कर दूँ, तो 9 के साथ 9 कैंसिल, 6 6 36, तो 36 × 10⁻⁻3 ये आ जाएगा। अब अगर हमने चार्ज को डबल कर दिया और डिस्टेंस को हाफ कर दिया, तो एक बार रफ साइड पे जाओ, तो सोचो क्या होगा। F इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0, बोलो क्या होगा। अच्छा, के से मुझे कुछ याद आया, हम आप वो 20th फॉर्मूला ही बन जाएगा। हमने कूलम्स फोर्स में डाइलेक्ट्रिक वाला फॉर्मूला नहीं लिखा, के वाला फॉर्मूला वो भी लिखना था, चलो बाद में करते हैं। हाँ जी, के इंटू क्या आएगा, 1/4πε0 इंटू, अब आपने क्या किया, क्यू को डबल कर दिया था, 2Q डबल कर दिया, 2Q डबल कर दिया, और आर को आपने हाफ कर दिया और उसका स्क्वायर कर दिया, 16 आएगा। ये जानना है आपको।
इसका मतलब अगर आप ये देखोगे 2 टू द 4 और ये नीचे 4 ऊपर चला गया 16 हो गया, तो आपके पास ये 16 टाइम्स सेम वैल्यू आ गई जो पहले आ रही थी। इसका मतलब जो आपका ये आंसर है, तो सेकंड में आप एफ ए बी 16 टाइम्स हो जाएगा। मतलब रेदर देन आप उसको अलग अलग निकालो, डबल करो हाफ करो फिर सॉल्व करो, कर तो वो भी सकते हो, लेकिन कई बार आपको डायरेक्टली वो पूछ ले तो वो आप ऐसे बता सकते हो। क्लियर है ये? कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब आई मेन चीज थर्ड थर्ड पार्ट की, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनिका, किरत बेटा एक बार अभी देखना, ठीक है, बाद में उतार लेना बाद में। थर्ड पॉइंट, सी को आपने ए के साथ टच किया, जब ए और सी आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो जो इसके चार्जेस हैं वो इस पे जाने स्टार्ट हो जाएंगे। कब तक? जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते। तो इसका मतलब उस टाइम पे चार्ज ऑन ए एंड सी आप कैसे निकालोगे? हाँ, नेट ओवरऑल तो चार्ज उतना ही होगा, बट यहाँ पे 6 थे, इसके पास चार्ज था 0, आप क्या करोगे? एवरेज लोगे, इसका प्लस इसका डिवाइड बाई 2, तो वो आप करोगे, मतलब ये आएगा 6 × 10⁻⁶ प्लस 0 डिवाइड बाई 2। ये चार्ज होंगे जो ए पे भी एग्जिस्ट करेंगे। अब जब हमने इन दोनों को अलग अलग किया ना, ए को अलग कर दिया, यहाँ पे तो कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या लिखा था? रिमूव्ड, यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया, ए और सी को रिमूव कर दिया, रिमूव्ड, रिमूव्ड। तो रिमूव करने के बाद ए के पास चार्ज रह जाएंगे इतने और सी के पास भी चार्ज हो जाएंगे इतने। अंडरस्टैंड? अब क्या हुआ थर्ड पॉइंट पे? अब हमने सी को बी के साथ कांटेक्ट करवा दिया, सी को बी के साथ। हाँ जी, अब बोलो क्या होगा जब सी को बी के साथ कांटेक्ट किया? अब बोलो क्या होगा? फिर एवरेज होगा ऑब्वियसली। जितने इसके पास हैं, जितने इसके पास हैं, इधर जाएं या उधर जाएं, तब तक जाते रहेंगे जब तक दोनों के पास सेम नहीं हो जाते। इसका मतलब फिर एवरेज करेंगे। इसके पास चार्ज कितने थे? 6, और इसके पास थे 3, यहाँ पे थे 6 और यहाँ पे थे 0। ठीक है, तो ये हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे चार्ज ऑन बी एंड सी, दोनों में कितने कितने आ जाएंगे? आंसर इज यस 6 × 10⁻⁶ प्लस एवरेज करने वाले हैं 3 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई 2। तो 6 + 3 9 एंड 4.5 10⁻⁶ इतने हो जाएंगे। तो जब हमने, तो ये तो हो गया कांटेक्ट बी एंड सी का, यहाँ पे कांटेक्ट था ए एंड बी का, ए एंड सी का। अच्छा, जब हमने रिमूव किया तो फिर बी के पास अब कितने रह गए? ऑब्वियसली 4.5, और सी के पास भी कितने रह गए? 4.5, कितने रह गए? राइट। अब लास्ट स्टेप में आपको पता ही है क्या करना है। अब मैंने ये डायग्राम पता क्यों बनाई है? क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली ऐसे दिया हुआ है कि आपने ऐसे किया, रिमूव किया, रिमूव किया, अब उसने कहा कि बताओ जी ए एंड बी के बीच में फोर्स कितनी आई, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली ए वाले देख लोगे और इधर से बी वाले देख लोगे। लेकिन कई बार हो सकता है वो कहते नहीं अब बताओ ए और सी में कितनी आई या बी और सी में कितनी आई, तो कुछ भी आ जाए आप उस हिसाब से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी जो जो उसने पूछा था, तो फाइंड फोर्स बिटवीन ए एंड बी, तो आपके पास ये है ए, चार्ज है उसके पास 3, और ये है बी, चार्ज है उसके पास 4.5, और दोनों में डिस्टेंस था 3 मीटर। तो अब आप सॉल्व कर लोगे। चलो अब आप लिख लो जहाँ पे कर रहे हो, बस अभी तो यहाँ पे लिखना ही है, ये लिख लो एक बारी। तो ये वाली वैल्यू, दूसरी वैल्यू डिवाइडेड बाय 9। चलो यहाँ पे फिर मैं कर ही दूँ।
कितना आया? ये आ जाएगा। ओके, इसको इरेज कर दूं, ये कर लिया था। तो जो आपने मिस कर दिया वो लिख लेना बाद में, कि अगर हमारे पास फोर्स हो इन डाइलेक्ट्रिक तो फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई कैसे लिखाऊँ आपको, 1/k 4 पाई एप्साइल नॉट Q1 Q2 divided by R square, where K is dielectric constant और K की वैल्यू होती है F एयर अपॉन F मीडियम, और इसकी वैल्यू ये भी होती है एप्साइलन मीडियम अपॉन एप्साइलन एयर। ये लिख लेना, ये 20th में लिख लेना। ठीक है, क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही।